एक सास की 5 फौजी बहू। जहां देश के हर हिस्से में 15 अगस्त की खुशी मनाई जा रही थी, वहीं सुमित्रा देवी के घर आंगन में रोने पीटने का माहौल छाया हुआ था। उसकी आंखों के आगे भारत माँ के तिरंगे में लिपटे उसके 5 फौजी बेटों की लाश रखी हुई थी और सुमित्रा की 5 बहुएं बिलक बिलक कर रो रही होती हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? इन्हें उठने को कहिए माँ जी। अरे बंद करो ये झूठ मूठ के आंसू बहाना, मनहूस कहीं की। सुमित्रा के घर में तुम 5 के कदम क्या पड़े? एक हंसते खेलते घर की खुशियाँ खा गई। छीन लिया ना एक माँ से उसका बेटा। अरे रज्जो मौसी, कौन जाने अंदर की बात क्या है। क्या पता इन 5 के पति गद्दार हों इसलिए मारे गए हों। अपने फौजी बेटों के लिए गद्दार शब्द सुनते ही सुमित्रा गुस्से में चिल्ला पड़ती है। अपनी जुबान को लगाम दे लखन। मेरे बेटे गद्दार नहीं थे, बल्कि इस देश के फौजी थे, इस मिट्टी के रक्षक थे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया ससुरी बुढ़िया। चलो रे गांव वालों, कोई भी इस बुढ़िया के बेटों की लाश को कंधा नहीं देगा। पूरे गांव में लखन की गुंडागर्दी चलती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लखन की बातों को काट सके। अचानक से बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और सुमित्रा की 5 बहुओं की मांग का सिंदूर उस बारिश में धुल जाता है। भारी बारिश में वो गरीब सास बहू अपने पति की लाश को कंधे पर उठाकर उसे शमशान ले जाती हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हुए उन्हें सैल्यूट करके आखिरी श्रद्धांजलि देती हैं। घर आने के बाद सुमित्रा अपने बेटों को याद करने लगती है। माँ कहाँ हो आप? अरे बाबा, आ रही हूँ। कौन है? जैसे ही सुमित्रा अपने 5 फौजी बेटों को अपने सामने खड़ा देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या माँ, तुम्हारे 5 बेटे बॉर्डर को छोड़कर तुमसे मिलने आए हैं और तुम खुश होने की बजाय रो रही हो। अरे मेरे बच्चों, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम 5 को क्या पता कि तुम्हारे बॉर्डर पर चले जाने के बाद इस माँ के दिल पर क्या बीतती है। इस घर में कैसे रहती हूँ मैं अकेले। इसीलिए इस बार मैं तुम 5 की शादी करके इस घर में बहू ले आऊंगी। माँ, फिर तो तुम हम 5 फौजी भाइयों की शादी करके पैसे वाले घर की बहू लाओगी, है ना माँ? तो शादी में जो दहेज आएगा उसमें से आधा हिस्सा हमें भी दोगी ना? मैं किसी भी पैसे वाले अमीर घर से बहू नहीं लाऊंगी, बल्कि किसी गरीब घर की बेटियों को ही तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनाऊंगी। किसी गरीब घर की बेटी का घर बस जाएगा तो वो दुआएं देगा। ये हुई ना बात माँ। सुमित्रा अपने 5 फौजी बेटों की शादी गरीब गिरधर की 5 बेटियों आरती, सुमन, गौरी, मधु और कविता के साथ करके उन्हें अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। आओ मेरी 5 बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद 5 बहुएं अपने फौजी पति के साथ उनके कमरे में चली जाती हैं। इस तरह शादी के 1 हफ्ते तक तो उनके पति उनके साथ रहते हैं, मगर अब उन्हें जाना पड़ता है, जहां उन 5 की पत्नियां नम आंखों से उन्हें विदाई देती हैं। अजी, अपना ख्याल रखना। आरती, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं घर छोड़कर नहीं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। तुम एक फौजी की पत्नी हो और फौजी की पत्नी की आंखों में डर और आंसू अच्छे नहीं लगते। वैसे माँ, मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारी 5 बहुओं को भी फौज में भर्ती करवा दें। हमारी इच्छा है हमारे सर पर की टोपी हमारी पत्नियों के सर पर भी हो और इनके शरीर पर भी फौजी की वर्दी हो। अच्छा माँ, चलते हैं। इसके बाद 5 के पति चले जाते हैं, मगर कौन जानता था कि वो फिर कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। और 15 अगस्त के उस दिन पर जब सुमित्रा की 5 बहू अपने पति के नाम का 16 श्रृंगार किए उनके आने का इंतजार कर रही होती हैं, तो तिरंगे में लिपटी उनकी लाश खराती है। नहीं! अचानक से सुमित्रा बीते दिनों की यादों से बाहर आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अपने फौजी पतियों के लिए लोगों के लगाए गए गद्दार होने के लांछन को सोचकर और अपने पतियों के लिए फौजी बनने का सपना फलने फूलने लगता है। और फिर वो अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हम 5 आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है बहू, कहो ना। माँ जी, हम 5 फौजी बनना चाहती हैं, क्योंकि हमारे फौजी पतियों की वर्दी इस घर की दीवार पर टंगी हुई धूल खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के दुश्मनों को धूल में मिलाने के लिए है। देखो बहुओं, मैं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हूँ, अब तुम 5 को नहीं खोना चाहती। मगर माँ जी, हमारे पति भी तो यही चाहते थे कि हम उनकी तरह फौजी बने। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटों का सपना पूरा हो और उनकी आत्मा को शांति मिले? ये सुनकर सुमित्रा भावुक हो जाती है और वो अपनी बहुओं को फौजी बनने की इजाजत दे देती है।
मगर पैसों की समस्या उन गरीब सास बहू के सामने मुंह बाए खड़ी थी। देखो, हम पांचों अपने घर की हालात को देख रही हैं, इसलिए हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मेरी बहू, तुम्हारी सास के होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम पांचों अपने लक्ष्य से भटको। मगर माँ जी, इस उम्र में आप काम कैसे करेंगी? बहू तो चिंता मत कर, तेरी सास की बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान बाकी है। सुमित्रा भूखे प्यासे काम ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे घर में झाड़ू बर्तन का काम मिल जाता है। वहीं उसकी बहुएं फौज में जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। सुमित्रा की खुददारी के कारण उसे एक के बाद कई घरों में सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है। वहीं उसकी बहुओं के भीतर फौजी बनने का जुनून और जज्बा अब और बढ़ने लगता है। वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती हैं, मगर बिल न भरे जाने के कारण उनके घर से बिजली काट दी जाती है। मगर कहते हैं ना, एक बार जिनमें कुछ कर गुजरने का हौसला भर जाता है, वो कहाँ रुकते हैं। अब वो पांचों कभी लालटेन की रोशनी में तो कभी फुटपाथ पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थीं। एक दिन जब वो फुटपाथ पर रोशनी में पढ़ रही होती हैं, तभी कुछ गुंडे झुंड बनाकर उनके साथ छिड़कानी शुरू कर देते हैं। अरे हाय मैडम जी, यहाँ सुनसान सड़क पर कौन सी पढ़ाई पढ़ रही हो? जरा हमें भी प्यार की पढ़ाई पढ़ा दो। देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। अरे वरना क्या तुम्हें तो मैं बताता हूँ। जैसे ही वो गुंडा कविता का हाथ पकड़ता है, वो पांचों फौजियों की तरह उन पर वार करके मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और समय के साथ बॉर्डर से उन पांचों की ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है। वो पांचों अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। जाओ मेरी बहुओं, ये खाकी जो तुम्हारे तन पर है, इसे खोने मत देना। इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही लौटना। बॉर्डर के पहले ही दिन से उन पांचों की फौजी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कड़ी मेहनत करके वो फौजी बन जाती हैं और बॉर्डर की जंग में जी जान लगाकर लड़ती हैं, जिससे उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। और जब वो अपनी सास से मिलने लौटकर आती हैं, जहां उनके शरीर पर फौजी की वर्दी और कंधों पर लगे सितारे उन 5 फौजी बहुओं की सफलता का परिचय पूरे गांव को दे रहे थे। देखिए माँ जी, आज आपकी बहुओं ने अपने शहीद फौजी पतियों के सपने को पूरा कर लिया है। एक पल को तुम पांचों को फौजी की वर्दी में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे लौट आए हों। मुझे गर्व है तुम पर, जो मेरी फौजी बहुओं ने इस माँ का मान बढ़ाया है। सुमित्रा की 5 बहू को फौजी की वर्दी में देखकर पूरा गांव शर्मसार और खामोश खड़ा था। ये वही लोग थे जिन्होंने सुमित्रा की बहू को मनहूस, अपशगुनी और उनके मृत शहीद पतियों को गद्दार बनाकर उन फौजियों की खुददारी पर सवाल उठाया था। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति हम सभी के जीवन में आती है, मगर जो डटकर उसका सामना करता है, आखिर में जीतता वही है। किरण घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथों से कांच का वास गिरकर टूट जाता है। अरे करम जली, अब कौन सा नया नुकसान कर दिया तूने? हे भगवान, मेरा इतना महंगा कांच का वास तोड़ दिया तूने। चंदा चाची, मैंने जानबूझकर ये वास नहीं तोड़ा है, गलती से मुझसे टूट गया। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। बेचारी डरी सहमी किरण जल्दी जल्दी कांच के टुकड़ों को समेटने लगती है। तभी कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ। अरे माँ को तो तू पैदा होते वक्त ही खा गई, तो अब तू उसे क्यों पुकार रही है? अपशकुनी कहीं की, पता नहीं कब जाएगी हमारी जिंदगी से। चंदा की जली कटी बातें सुनकर किरण की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसके पिता हरिकिशन वहां आ जाते हैं। चंदा, आखिर तुम क्यों हर वक्त बेचारी मेरी बच्ची को कोसती रहती हो? क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरी बच्ची अपशगुनी नहीं है। देखिए भाई साहब, आपके चीखने चिल्लाने से सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा। अगर ये अपशगुनी नहीं होती तो आज जेठानी जी जिंदा होती। इस काली कलूटी को इस दुनिया में लाने के लिए जेठानी जी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और मर गई वो। इतना सब कहकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है और किरण दबदबाई आंखों से अपने पिता को देखते हुए पूछती है, पिताजी, क्या मैं सचमुच में अपशगुनी हूँ? क्या माँ की मौत का कारण मैं ही हूँ? गुड़िया, ये तू कैसी बातें कर रही है? किसी भी बाप के लिए उसकी बिटिया अपशगुनी नहीं बल्कि उसके घर की लक्ष्मी होती है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाया हूँ। मगर पिताजी, ये किस लिए? बिटिया, कल तुझे देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, तू तैयार हो जाना। अगले दिन किरण तैयार होकर लड़के वालों के सामने आ जाती है। वहीं किरण के पिता हरिकिशन के चेहरे पर एक बड़ी
विडंबना छाई हुई थी। हे भगवान, कहीं हर बार की तरह इस बार भी लड़के वाले मेरी बच्ची को उसे उसके काले रंग के कारण ठुकरा कर न चले जाएं। इस बाप की इज्जत अब तेरे हाथ में है ऊपर वाले। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है, मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस आप शादी में 10 लाख रुपए दहेज दे देना। वैसे भी मेरा सुमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के बाद आपकी बेटी राज करेगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए हरिकिशन कामिनी की दहेज की शर्त मान लेता है और अब हरदिन के साथ किरण की आंखें भी अपनी शादी को लेकर हजारों सपने बुनने लगती हैं। और अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। किरण के हाथों में सुमित के नाम की हल्दी और मेहंदी लग जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है। किरण बेटी, अंदर आ सकता हूँ? पिताजी आइए ना, इसमें पूछने की क्या बात है? पता है किरण बिटिया, इस शादी के जोड़े में तू बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही है। काश आज अगर तेरी माँ भी जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल तक जिसे मैंने अपनी गोदी में खिलाया, अपने कंधे पर झुलाया, आज मेरी उस बेटी की विदाई होने जा रही है। अच्छा, बारात आने वाली होगी, मैं उनका स्वागत करने जा रहा हूँ। एक तरफ जहां हरिकिशन दरवाजे पर नजरें बिछाए बारात के आने का इंतजार करता है, वहीं कामिनी अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाकर बारात लेकर निकलती है। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और तेज तूफान के कारण बिजली की तारें सुमित पर गिर जाती हैं, जिसके कारण सुमित घायल हो जाता है। माँ बचाओ! सुमित बेटा, क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे कोई मदद करो। कुछ लोग सुमित को अस्पताल लेकर जाते हैं। पूरे बारातियों में किरण के अपशुगनी होने की बात फैल जाती है और कामिनी गुस्से में आकर हरिकिशन से कहती है, माफ करना हरिकिशन जी, मगर ये शादी अब नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? मगर क्यों? क्योंकि मैं एक अपशगुनी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आज तुम्हारी अपशगुनी बेटी के कारण ही मेरा बेटा अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये शादी नहीं होगी। कामिनी और बारातियों को ऐसा लौटता देखकर हरिकिशन रोते हुए कामिनी के पैरों में गिरकर कहता है, कामिनी जी, मेरी बेटी अब शकुनी नहीं है। मेरी बच्ची को इस तरह से ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अपना लीजिए। कभी नहीं। मैं अपने बेटे की लंगड़ी लूली लड़की से शादी कर दूंगी, मगर एक अपशगुनी से कभी नहीं, जो मेरे घर की खुशियां खा जाए। अपनी बेटी के बारात वापस लौट जाने का सदमा हरिकिशन सह नहीं पाता और वो मर जाता है, जिसके बाद चंदा किरण को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी किरण भारी बारिश में भीगते हुए मरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने वाली होती है, तभी उसे एक लड़का पानी में डूबता हुआ नजर आता है। अरे, ये तो पानी में डूब रहा है। लगता है इसे तैरना नहीं आता। मुझे इसकी जान बचानी होगी। किरण नदी में कूदकर उसकी जान बचाकर ऊपर ले आती है। सुनिए, आंखें खोलिए। आप ठीक तो हैं? होश में आइए। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है जो आपको होश आ गया। आप नदी में कैसे पहुँचे? वो मुझे कुछ गुंडों ने नदी में फेंक दिया था। मगर आप दुल्हन के जोड़े में यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी शादी है। शादी थी, मगर मेरी शादी टूट गई और इस जालिम जमाने ने मेरे कारण मेरे पिता से उनकी जिंदगी छीन ली। अब मैं भी जीना नहीं चाहती। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी जिंदगी बचाकर आप खुद मरने जा रही हैं। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यश किरण से एक मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले आता है, मगर अपनी काली बहू को देखकर गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती। माँ, ये किरण है, मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। मत कह अपनी काली जुबान से मुझे माँ जी। माँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आज किरण के कारण ही मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा कहकर यश अपनी माँ को पूरी बात बताता है। फिर गायत्री अपनी काली बहू का गृह प्रवेश कराती है। पायल बहू, जा आरती की थाली तो लेकर आ। जी मम्मी जी। पायल आरती की थाली लाकर अपनी सास को दे देती है। फिर गायत्री जैसे ही किरण की आरती उतारती है कि थाली का दिया बुझ जाता है। मम्मी जी, दिए का ऐसे बुझ जाना तो बहुत बड़ा अपशगुन है। पायल भाभी, इतनी तेज हवा चल रही है इसलिए दिया बुझ गया। इसमें अपशगुन की क्या बात है? बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी।
किरण जैसे ही गृह प्रवेश करके अंदर आती है तभी लाइट चली जाती है। एक और अपशगुन। देवरानी जी के घर के अंदर पैर रखते ही अंधेरा हो गया। बेचारी काली बहू मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है, तभी लाइट आ जाती है। शादी के पहले दिन से ही किरण अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और अपनी सास गायत्री के दिल में जगह बना लेती है, जिससे पायल पूरी तरह से चिढ़ जाती है। इसी बीच एक दिन जब यश दफ्तर से घर लौट रहा होता है तो उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण गायत्री किरण को अपशगुनी मान लेती है। पायल बहू ठीक ही कहती थी, तू अपशगुनी है। इससे पहले कि तेरी वजह से मैं अपने बेटे को खो दूं। चली जा मेरे बेटे की जिंदगी से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, अग्नि के साथ फेरे लेकर मैंने यश जी को अपना पति माना है। मुझे यश जी की जिंदगी से जाने को मत कहिए। मैं यश जी को ठीक करके रहूंगी और अपने ऊपर लगे इस अपशगुनी के कलंक को भी मिटा कर रहूंगी। किरण दिन रात जाग कर यश की सेवा करती। इसी बीच तीज आ जाता है। ये ले पायल बहू, तेरे तीज की सरगी। माँ जी, मुझे भी मेरी सरगी दे दीजिए। ये तीज का व्रत सुहागनों के लिए है, तो जैसी अपशगुनी के लिए नहीं। जा यहाँ से। माँ जी, अगर आप मुझे सरगी नहीं देंगी तो भी आपके इस तिरस्कार को ही मैं तीज की सरगी और आशीर्वाद समझकर मान लूंगी। अगले दिन किरण भूखी प्यासी रहकर निर्जला तीज का व्रत रखती है और प्रार्थना करती है, हे माँ पार्वती, हर सुहागन की तरह मैंने भी अपने पति के लिए तीज का व्रत रखा है। मेरे सिंदूर की लाली फीकी ना हो पाए। माँ, यश जी को ठीक कर दो। ऐसा कहकर किरण जैसे ही आंख खोलती है तो यश उसके सामने खड़ा होता है। यश जी, आप ठीक हो गए। माँ जी देखिए, मेरे यश जी ठीक हो गए। हाँ बहू, तेरा विश्वास जीत गया। मुझे माफ कर दे बहू। बेटे के मुंह में अंधी होकर मैंने तुझे अपशगुनी कहा, मगर मैं भूल गई थी कि बहू अपशगुनी नहीं बल्कि लक्ष्मी होती है। आखिरकार किरण अपने ऊपर लगे अपशगुनी होने के कलंक को मिटा देती है और गायत्री किरण को बहू मान लेती है और ये किरण की जिंदगी के लिए खुशियों भरी शुरुआत थी।